नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करेंगे। आज जो टॉपिक है आप लोगों का वो है द्विवेदी युग। कल हम लोगों ने भारतेंदु युग की बात की थी और भारतेंदु युग में जो लेक्चर 21 आपको मिला था उसमें शायद गलती से किसी ने हमको फ़ोन भी किया कि सर आपने उदन मार्तंड का प्रकाशन बता दिया है कानपुर, तो असल में वो कलकत्ता से प्रकाशित होता है और पंडित जुगल किशोर का है। जुगल किशोर जी कानपुर के हैं, हो सकता है इसलिए दिमाग में आ गया हो। चलिए तो आज बात करेंगे हम लोग लेक्चर 22 द्विवेदी युग और फिर कल बात करेंगे लेक्चर 23 छायावाद की। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, कल लेक्चर 21 भी पब्लिक हुआ था, आज लेक्चर 22 भी पब्लिक हो रहा है, लेकिन अब 23 से लेकर 30 तक, लेक्चर 23 से 30 तक पब्लिक नहीं होगा, फिर 31, 32 पब्लिक होगा। तो इस तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। तो अगर आप नए हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं UGC नेट के बैच में, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए या फ़ोन करके फ़ीस की जानकारी ले सकते हैं। दूसरी सूचना ये है कि TGT PGT का बैच प्रारंभ होने जा रहा है, जो 20 जुलाई से बैच प्रारंभ होगा और एडमिशन कल से प्रारंभ है। कल 15 जुलाई से एडमिशन प्रारंभ हो जाएगा, 15 से 20 जुलाई तक एडमिशन चलेगा और 20 जुलाई से क्लास प्रारंभ हो जाएगी। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज के लिए भी आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी जानकारी इस नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं द्विवेदी युग लेक्चर 22। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल भी कहा है। जिस तरीके से भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है, तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण है, जहां उन प्रवृत्तियों को विकसित होने और पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ जो भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई थी। अब ब्रज भाषा का आकर्षण भी लुप्त होने लगा और उसका स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस द्विवेदी युग को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के तहत रखा है। यदि आप नए हैं तो कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें, ताकि जो चीज़ें नई बताई जाएं, अलग से बताई जाएं, उन्हें आप नोट करते चलें। बाकी हमारे जो ऑनलाइन मेंबर्स हैं वो तो कॉपी पेन लेकर बैठते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के तहत उन्होंने रखा है। आगे बात करते हैं 1900 ईस्वी से 1918 या 1920। कुछ साहित्यकारों का मानना 1918 है, कुछ साहित्यकारों का मानना 1920 है। तो यहाँ तक कि कविता को द्विवेदी युगीन काव्य कहा जाता है। इस युग की साहित्यिक चेतना को नई दिशा देने में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मुख्य भूमिका निभाई। उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए इसे द्विवेदी युग नाम दिया गया। TGT PGT में आप तो जानते ही हैं, ऐसे बहुत ही साधारण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर हुआ, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के आधार पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, क्योंकि आप जानते हैं UGC नेट में कथन पूछे जाते हैं, 5 से 6 प्रश्न आपको कथन के मिल जाते हैं। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। आपने लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की, कहाँ पर, काशी में, तो 6 वर्ष बाद 1899 ईस्वी में इंडियन प्रेस की स्थापना हुई। इसी सभा की प्रेरणा से इस प्रेस ने 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन चिंतामणि के संपादन में प्रारंभ किया गया। अब यहाँ भी आपके लिए प्रश्न बन सकता है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1900 ईस्वी में। प्रारंभ में इसका संपादन किसने किया? तो चिंतामणि ने किया। लेकिन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने, तो इसे अपने ख्याति का मौका मिला और पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है। भारतेंदु युग में खड़ी बोली में गद्य का विकास हुआ, लेकिन द्विवेदी युग में गद्य के साथ साथ कविताओं में भी खड़ी बोली का वर्चस्व हो गया।
इसी युग में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास रचा गया, जो कि 17 सर्गों वाला ग्रंथ है। कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने प्रिय प्रवास की रचना की। ये यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रिय प्रवास का प्रकाशन कब हुआ? 1914। किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। कितने सर्ग हैं इसमें? तो 17 सर्ग हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ आपको ध्यान रखना है और इनसे प्रश्न बनते हैं। अब द्विवेदी युगीन परिस्थितियों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1900 से लेकर 1920 ईस्वी के बीच स्वदेशी आंदोलन और असहयोग आंदोलन से पूरे भारत में स्वाधीनता के चेतना की लहर आई। इस आंदोलन ने भारतीयता पर बल दिया और अपने अतीत को फिर से पहचानने के लिए विवश किया। इसी कारण इस युग की कविता में स्वदेश प्रेम और स्वदेश गौरव को स्थान मिला। कांग्रेस के प्रारंभ के नेताओं ने प्रेरणा के लिए राम, कृष्ण और शिवाजी जैसे भारतीय नायकों को प्रस्तुत किया। गणपति महोत्सव प्रारंभ किया, जिससे भारतीय जनमानस में जागरण लाया जा सके। भारतीय जनमानस में ये महसूस किया गया कि पश्चिम के विचार व संस्कृति में जो तत्व आत्मसात करने के लायक हैं वह भारतीय संस्कृति में सदा से रहे हैं। इससे सांस्कृतिक पुनरुत्थान की प्रक्रिया को बल मिला। भारतेंद्र युगीन जो द्वंद्व था वो द्वंद्व अब नहीं थे। ब्रिटिश सरकार के स्वार्थ जनता के समक्ष स्पष्ट हो चुके थे। अतः ये जो कविता है, इस काल की जो कविता है, इस युग की जो कविता है, देश की मुक्ति के लिए जन चेतना जगाने का प्रयास करती है। द्विवेदी युगीन जो काव्य ग्रंथ हैं, जो कविताएं हैं, उनकी क्या विशेषता है, उनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो उससे पहले द्विवेदी युगीन जो दो धाराएं हैं, उन दो धाराओं की बात कर लें। जैसे दो धारा कौन कौन सी है? तो द्विवेदी युगीन दो धाराएं थीं, एक स्वच्छंदतावादी धारा और दूसरा अनुशासनबद्ध धारा। स्वच्छंदतावादी जो धारा है, इसके अंतर्गत श्रीधर पाठक हैं, मुकुटधर पांडे हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं। इसके अलावा और भी कुछ कवि हैं जो स्वच्छंदतावादी धारा के अंतर्गत आते हैं। जबकि अनुशासनबद्ध धारा की अगर बात करें तो इसके प्रणेता स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आप देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध भी इसमें आएंगे। साथ ही साथ नाथू शर्मा शंकर की बात करें तो वो भी अनुशासनबद्ध कविता के अंतर्गत आएंगे। अब स्वच्छंदतावादी धारा के कवि कौन हैं और क्या कहना चाहते हैं, उसकी बात थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के जो कवि हैं, ये कवि जगत की सच्चाई पर बल देते हैं। जैसे स्वच्छंदतावादी कवि अगर श्रीधर पाठक की बात की जाए तो इनकी एक पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लगभग सभी लोग जानते होंगे, साहित्य का कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो श्रीधर पाठक की यह पंक्ति ना जानता हो कि जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? श्रीधर पाठक की। पंक्तियों की बात इसलिए की जाती है क्योंकि आप देखते हैं यूजीसी नेट में हमेशा 3 से 4 प्रश्न पंक्तियों से जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए पंक्तियों को भी आपको ध्यान में रखना है। स्वच्छंदतावादी कवि प्रेम के स्वच्छंद रूप को स्वीकार करते हैं। प्रेम मानवीय संस्कृति का वो पहलू है जहाँ कोई बंधन नहीं ठहरता है। जैसे राम नरेश त्रिपाठी की जो पंक्तियाँ हैं वो इस प्रकार हैं कि प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंक अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम सदैव आलोक। तो यह राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं जो स्वच्छंदतावादी या स्वच्छंद प्रेम के रूप को स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ स्वच्छंदतावादी जो कवि हैं वो प्रकृति के महत्व को भी मानते हैं। उनका मानना है कि प्रकृति से दूरी साहित्य से दूरी है। इनके काव्य में स्वाधीनता का स्वर प्रबल होने के कारण आत्मनिष्ठता और वैयक्तिकता की प्रधानता है। जैसे श्रीधर पाठक की पंक्ति है, आप लोग जानते भी होंगे कि लिखो न लेखनी करो बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। तो ये श्रीधर पाठक की पंक्तियाँ हैं।
वहीं अगर अनुशासनबद्ध कवि की बात की जाए, दूसरे धारा की बात की जाए, तो जहाँ पर स्वच्छंदतावाद में परंपराओं को तोड़ने का प्रयास किया गया है, वहीं अनुशासनबद्ध धारा में नए प्रतिमान बनाने की बात हुई है। भारतेंदु युग की मूल चिंता राजनीतिक थी, जबकि द्विवेदी युग की इस मूल धारा की चिंता सांस्कृतिक हो गई है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ भारतेंदु युग की मूल चिंता राजनैतिक थी, वहीं द्विवेदी युग की मूल चिंता सांस्कृतिक हो गई थी। यहाँ गंभीर आत्ममंथन हुआ है और तत्कालीन समस्याओं पर आधुनिक चिंतन करने का प्रयास किया गया है। अब यहाँ पर भावगत विशेषताओं की बात कर लें। इस समय के, इस काल के काव्य में समाज के नए प्रतिमान की स्थापना की गई। भावगत विशेषताओं के तहत अगर देखें तो द्विवेदी युग विवेकशील चिंतन का युग है। अपनी संस्कृति को परखने की कोशिश की गई है। नए के प्रति जोश और अंधापन नहीं है कि ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी इस काल में नहीं हुआ है। यहाँ पर नए के प्रति जोश है और अंधापन नहीं है। यह विवेक के साथ तय करता है कि आधुनिक समय में क्या प्रासंगिक है और क्या प्रासंगिक नहीं है। यह युग संस्कृति के समयानुसार बदलाव को स्वीकार करता है। जैसे मैथिली शरण गुप्त की अगर बात करें तो उनका भविष्यत खंड है। भविष्यत खंड में जो उन्होंने उद्बोधन में पंक्तियां लिखी हैं, भविष्यत खंड में मैथिली शरण गुप्त ने जो उद्बोधन में पंक्तियां लिखी हैं वो आपके सामने हैं कि प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है, जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस युग में संस्कृति में समयानुसार बदलाव को स्वीकार किया गया है, जहाँ पर आप मैथिली शरण गुप्त की भविष्यत खंड में उद्बोधन की पंक्तियों से देख सकते हैं। अब अगर साहित्य के उद्देश्य पर बल की बात की जाए तो आप देखेंगे कि अगर साहित्य के उद्देश्य पर बल की बात यहाँ पर की जाए तो इस युग में पहली बार साहित्य उद्देश्य पर बल दिया गया। कविता के स्तर पर पहली बार यह तय हुआ कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन मात्र नहीं होना चाहिए। और मैथिली शरण गुप्त ने कहा, मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। मैथिली शरण गुप्त का मानना है कि किसी भी जाति कोई भी जाति जन्म जात नहीं होती है, मनुष्य स्वयं बनाता है। जैसे आप देखें, मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि राक्षसी होकर भी, जन्म से राक्षसी होकर भी हिडिंबा स्वयं को मनुष्य जाति में एक नारी के रूप में भीम के समक्ष प्रस्तुत करती है और अपने जन्म से ऊपर उठ जाती है। और मैथिली शरण गुप्त ने कहा, मैथिली शरण गुप्त की एक और पंक्ति है कि होकर भी राक्षसी में अंत में तो नारी हूँ। आप लिख लीजिए पंक्तियाँ, होकर भी राक्षसी मैं अंत में तो नारी हूँ, जन्म से मैं जो भी रहूँ जाति से तुम्हारी हूँ। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं। और कौन कह रहा है? तो हिडिंबा कह रही हैं कि होकर भी राक्षसी मैं अंत में तो नारी हूँ, जन्म से मैं जो भी रहूँ जाति से तुम्हारी हूँ। अब अगर राष्ट्रीयता की बात की जाए, यहाँ पर अगर राष्ट्रीयता की बात की जाए तो देखते हैं कि इस युग में पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप बताया गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति एवं आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा दी। नाथूराम शर्मा शंकर की अगर बात की जाए तो उन्होंने बलिदान गान में यह पंक्तियां कही हैं। ये भी पंक्तियां लगभग आप सभी लोगों को पता होगा कि देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। वहीं मैथिली शरण गुप्त ने स्वदेश संगीत में ओजस्वी हुंकार भरी पंक्तियां लिखी। और क्या पंक्तियां उन्होंने लिखी? तो उन्होंने लिखा कि धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। वहीं मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की जो पंक्तियां हैं वह इस प्रकार हैं, जहां पर आप देखेंगे कि राष्ट्रीयता की नवीन धारणा सामने आती है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य,
लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल का जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। तो इस तरीके से मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती की ये पंक्तियां हैं जहां पर राष्ट्रीयता की नवीन धारणा प्रस्तुत होती है। वहीं ठाकुर गोपाल शरण सिंह की भी पंक्तियां हैं जिससे राष्ट्रीयता की नवीन धारणा प्रस्तुत होती है कि वो धीरता कहाँ है, गंभीरता कहाँ है, वो वीरता हमारी वो कहाँ बड़ाई, क्या हो गई कलाएं कौशल सभी हमारे, किसने शताब्दियों की ली छीन सब कमाई। तो भारत की आर्थिक विपन्नता, आलस, फूट, खुदगर्जी आदि पर राय देवी प्रसाद पूर्ण ने यह पंक्तियां लिखी कि भारत खंड का हाल जरा देखो है कैसा, आलस का जंजाल जरा देखो है कैसा। यह राय देवी प्रसाद पूर्ण की पंक्तियां हैं। वहीं अगर वैविध्य विषयों के वैविध्य की अगर बात की जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य और बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर कविता हो सकती है। तो इस समय इस युग में आप देखेंगे तो विषयों का वैविध्य आपको द्विवेदी युग में मिलेगा, क्योंकि इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो खुद इस युग के प्रणेता हैं उन्होंने खुद कहा कि किसी एक विषय पर नहीं, हर विषय पर कविता हो सकती है। और यह कथन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक बार यह कथन पूछा भी गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो आप इसे ज़रूर, अगर आप नए हैं तो वीडियो रोक कर आप ज़रूर लिख लीजिए, और जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं उन्हें तो PDF अभी मिल ही जाएगा। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास की शुरुआत ही प्रकृति चित्रण से होती है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो ये पंक्तियां भी आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर इस काल में आधुनिकता बोध की बात की जाए तो पहली बार ईश्वर को मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। प्रिय प्रवास में कृष्ण महापुरुष हैं और राधा समाज सेवा का व्रत धारण करती हैं। ये कभी अपनी संस्कृति का गहन मंथन करते हैं, अपनी गलतियां ढूंढकर उनका परिष्कार करने का प्रयास करते हैं। और ये पंक्तियां कही गई कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर आज विचारें ये समस्याएं सभी। ये कभी आधुनिक हैं, इसलिए इनको इलोक की चिंता है, ये इलोक की चिंता करते हैं। साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने यह पंक्तियां कही हैं कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, मैं भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। इस समय के कवि वस्तुनिष्ठ प्रतिमानों की स्थापना करते हैं और सार्वभौमिक नियमों को स्वीकार करते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने जयद्रथ वध में ये पंक्तियां कही हैं कि न्यायाय अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। ये आधुनिक नवजागरण से प्रेरित कवि हैं, इसलिए नारी के प्रति प्रगतिशील दृष्टि रखते हैं। ये नारी की स्थिति पर द्रवित भी होते हैं। और आप देखें ये पंक्तियां कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यशोधरा की पंक्तियां हैं। ये कभी नारी के प्रति सम्मान भाव भी प्रकट करते हैं। जैसे भारत भारती की अगर पंक्तियां आप देखें तो आपको ये पता हो जाएगा कि इस समय के कवि नारी के प्रति सम्मान भाव भी प्रकट करते हैं कि नर जाति की जननी तथा सुख शांत की स्रोत स्वाति, हाँ दयो नारी जाति की कैसी यहाँ है दुर्गति। इतिहास ने जिन नारी पात्रों के त्याग को उपेक्षित कर दिया था, द्विवेदी युग के कवियों ने उन्हें अपने काव्यों में नायिका का स्थान देकर अंधेरे से बाहर निकाला। जैसे महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा से कवि कहलवाता है, क्या कहलवाता है कि सिद्ध है तो स्वामी गए ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। तो ये पंक्तियां आप देखें जहां पर महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा से कहलवाया गया है। अब अगर सामान्य मानवता की बात की जाए इस काल में तो पूर्ववर्ती काव्य में जहां असामान्य ईश्वर, ईश्वरावतार, राजा सामंत,
योद्धा या फिर अनेक विध नायिकाओं आदि को ही स्थान मिला था, लेकिन आलोच्य काल में सामान्य मानव को ये गौरव प्राप्त हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता है सर्गो नरक ठिकाना नाही में कल्लू अलहैत काव्य का विषय है। और वहाँ की ये पंक्तियाँ देखें कि भैंस भवानी कै तय सेवा लागे करण पढ़ोगा छूटी, बटुअन दूध दुहा इन हाथन धार न कबहूँ दुहत म टूटी। वहीं किसानों से संबंधित जो रचनाएं हैं, गुप्त जी की रचना जैसे किसान, सियाराम शरण जी का अनाथ, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कविता कृषक क्रंदन, ये किसानों से संबंधित रचनाएं हैं। वहीं नाथुराम शर्मा शंकर की अगर बात करें तो इनकी जो रचना है गर्भरंडा रहस्य, इसमें जन्म से पहले ही विधवा हो जाने वाली विधवाओं के कष्टमय जीवन का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। अब अगर इस युग में नीति और आदर्श की बात की जाए तो इस युग का काव्य नीतिपरक और आदर्शवादी है, अर्थात असत पर सत्य की विजय दिखाया गया है। स्वार्थ त्याग, कर्तव्य पालन, आत्मगौरव आदि आदर्शों की प्रेरणा दी गई है। जैसे हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत, रंग में भंग, जयद्रथ बध, विकट भट्ट, वहीं गोकुल चंद्र शर्मा की रचना गांधी गौरव, रामनरेश त्रिपाठी की रचना मिलन आदि में आपको देखने को मिलेगा। कुसंगत, गलत संगत के विषय में पंडित रामचरित उपाध्याय का मत इस प्रकार है कि अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है, लोहे के संग में पड़ने से घन की मार अनल सहता है। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो पंडित रामचरित उपाध्याय की ये पंक्तियां हैं, आप जरूर ध्यान रखें। ठीक उसी तरीके से रामनरेश त्रिपाठी की ये पंक्तियां देखें कि गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यों ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन, प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंक अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। भारतेंदु युग की तरह इस युग में भी हास्य व्यंग काव्य लिखे गए, लेकिन मर्यादित और संयत हैं। बालमुकुंद इस युग के बड़े व्यंग्यकार हैं। एक बार वायसराय लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को झूठा कहा था। इसी पर लॉर्ड कर्जन को लक्ष्य बनाते हुए बालमुकुंद जी ने ये पंक्तियाँ लिखी। आप ध्यान रखना किसकी पंक्तियाँ हैं? बालमुकुंद की। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि पंक्ति लिखी हो फिर पूछा जाए उपरोक्त पंक्तियों में बालमुकुंद जी ने किसे लक्ष्य बनाकर ये पंक्तियाँ लिखी थीं? तो लॉर्ड कर्जन को, वायसराय लॉर्ड कर्जन को बालमुकुंद जी ने लक्ष्य बनाकर ये पंक्तियाँ लिखी कि हमसे सच की सुनो कहानी, हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी, सच है सभ्य देश की चीज़, तुमको उसकी कहाँ तमीज। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? बालमुकुंद जी की हैं, जो कि वायसराय लॉर्ड कर्जन को लक्ष्य बनाकर बालमुकुंद जी ने लिखा था। द्विवेदी युग के कवियों की अगर बात करें तो द्विवेदी युग के बहुत सारे कवि हुए हैं, जिनमें से कुछ का नाम यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, नाथुराम शर्मा शंकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त। इसके अलावा और भी अन्य कवि हैं, अभी आगे हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। रामचरित उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामनरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रायदेवी प्रसाद पूर्ण, वियोगी हरि, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, सत्यनारायण कवि रत्न आदि। अब अगर कभी कभी कालक्रमानुसार भी पूछ लिया जाता है तो इन्हें आप कालक्रमानुसार ध्यान रखिएगा। देखिए इसीलिए यहाँ पर इनका हमने जन्म काल लिख दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864, श्रीधर पाठक का कुछ एक आध लोगों का मानना है 1860, ज़्यादातर का मानना है 1859। नाथुराम शर्मा शंकर का जन्म 1859, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का 1865, मैथिली शरण गुप्त का 1886। इस तरीके से सबका जन्मकाल मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इन्हें जरूर ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर बात की जाए तो इनका जन्म 1864 ईस्वी में हुआ और देहांत 1938 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म दौलतपुर, रायबरेली के दौलतपुर में हुआ। 1803 ईस्वी में, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि 1803 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? आइए रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो इनकी रचनाएं काव्य मंजूषा हैं, सुमन, कहानी कुब्ज, अबला विलाप, स्नेहमाला, विहार वाटिका, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिनी,
कुमार संभवसार, विनय शतक, भ्रातहरि, ये इनकी रचनाएं हैं। अब रचनाओं के बारे में थोड़ा सा यहाँ संक्षेप में हम लेकर चलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है इसलिए यहाँ पर बताने की ज़रूरत है। अगर विनय शतक भ्रातहरि की बात की जाए तो इसका आधार ग्रंथ भ्रातहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद किया गया है। इसका आधार ग्रंथ है भ्रातहरि का वैराग्य शतक। आप लिख लें, विनय शतक का आधार ग्रंथ भ्रातहरि का वैराग्य शतक है। वहीं अगर बिहार वाटिका की बात करें तो बिहार वाटिका का आधार ग्रंथ है जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद है ये। तो जयदेव का गीत गोविंद बिहार वाटिका का आधार ग्रंथ माना जाता है। वहीं स्नेहमाला की अगर बात की जाए तो स्नेहमाला भ्रातहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद है। तो स्नेहमाला का आधार ग्रंथ होगा भ्रातहरि का श्रृंगार शतक। वहीं गंगा लहरी की अगर बात की जाए तो गंगा लहरी का आधार ग्रंथ पंडित राज जगन्नाथ की जो गंगा लहरी है उसी का सवैया में अनुवाद किया गया है। वहीं ऋतु तरंगिणी की अगर बात की जाए तो ये कालिदास के ऋतु संहार का छायानुवाद है। इसे भी आप लिख सकते हैं, ऋतु संहार का छायानुवाद है। अब आगे आइए बात करते हैं यहीं पर महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचना संपत्ति शास्त्र में भारत की आर्थिक राजनीति का वर्णन किया गया है। इनकी प्रसिद्ध कविता अभी मैंने आपको बताया, सर्गो नरक ठिकाना नहीं है। इनके कुछ कथन हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो कथन आप लिख लीजिए, कई बार कथन पूछे जाते हैं। इनका कथन है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। साथ ही साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह भी कहा छायावाद के बारे में कि छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था जिसमें कवियों की भीतरी आकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद के बारे में यह भी कहा कि छायावादी काव्य सरासर हिमाकत, धृष्टता, अमनता और हम चुनो दिग्रेनेस के सिवाय और क्या है। तो ये किसने कहा है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अब आइए बात कर लेते हैं मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ और इनका देहांत 1964 ईस्वी में हुआ। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है। इसे आप लिख लीजिए, मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है। और मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। ये भी आप पॉइंट लिख लें कि मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। वहीं मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। मैथिली शरण गुप्त को पूछा जाता है प्रश्न कि राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने दी। क्यों दी? ये भी मैं आपको बता दूं। मैथिली शरण गुप्त की रचना जो भारत भारती है, उसी रचना के लिए महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि एवं राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है। गुप्त जी ने अपना काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना है। यहाँ पर यह चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त के काव्य गुरु कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। मैथिली शरण गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की इस प्रेरणा को अपनी पंक्तियों में भी व्यक्त किया है। और पंक्तियाँ क्या हैं? शायद आप लोग जानते हों कि करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि नहीं मिलता उन्हें प्रसाद। तो ये आप देख रहे हैं कि किसकी पंक्तियां हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की हैं। किसको अव्यक्त किया गया है इसमें? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को, अपने काव्य गुरु को उन्होंने कहा कि करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि नहीं मिलता उन्हें प्रसाद। तो गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं
वैश्योपकारक पत्र में प्रकाशित होती थी। किस पत्र में? तो वैश्योपकारक पत्र में प्रकाशित होती थी, इसे भी आप लिख सकते हैं। द्विवेदी जी के संपादन काल में सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। गुप्त जी की प्रथम रचना हेमंत है, जिसका प्रकाशन 1905 ईस्वी में हुआ। कुछ साहित्यकारों का मानना है 1906, जबकि ज़्यादातर का मानना है 1905। ध्यान रखना, क्योंकि कई बार लोगों का मैसेज आना शुरू हो जाता है कि सर आपने तो बताया था 1905, लेकिन हमको 1906 मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने बताया आपको कि ज़्यादातर लोगों का मानना है 1905, जबकि कुछ का मानना 1906 भी है। तो ये गुप्त जी की जो प्रथम रचना हेमंत थी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। वहीं 1909 में प्रथम काव्य ग्रंथ रंग में भंग प्रकाशित हुई, लेकिन इनके ख्याति का आधार भारत भारती है, जिसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। ये भी लिख सकते हैं कि भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ। भारत भारती की जो मूल प्रेरणा थी, वो मूल प्रेरणा गुप्त जी को कहाँ से मिली? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। भारत भारती की मूल प्रेरणा मुसद्देहाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय की रचना भारत दर्पण से मिली है। आप लिखना चाहें तो लिख लें कि मैथिली शरण गुप्त जी को भारत भारती की मूल प्रेरणा मुसद्देहाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय की रचना भारत दर्पण से मिली है। लिख लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं और रचनाओं की बात कर लेते हैं। गुप्त की और रचनाएं जैसे हेमंत, रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, सिद्धराज, हिंदू आदि ये रचनाएं हैं। इन रचनाओं का प्रकाशन कब हुआ? प्रकाशन वर्ष भी मैंने आगे लिख दिया है, जिससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं या टेस्ट सीरीज में हम देते हैं कि प्रकाशन काल के अनुसार निम्न रचनाओं का सही क्रम कौन सा है। तो जब तक आपको प्रकाशन वर्ष नहीं याद होगा, तब तक आप ऐसे प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए प्रकाशन वर्ष मैंने आगे दे दिया है। आप प्रकाशन वर्ष को अच्छे से पढ़ लें, और रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। रिवीजन करते रहेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। यहाँ पर अगर साकेत की बात करें, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पर साकेत के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, जिसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ। साकेत में कुल सर्गों की संख्या 12 है, और इस रचना को यानी साकेत को डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है। इसे भी आप नोट कर लें, क्योंकि आपको पता ही है हमारे वीडियो में कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तभी सारी चीज़ें आपको पता हो पाएंगी, नहीं तो ऐसे अभी तो आपको लग रहा है कि हाँ हमको याद है, लेकिन बाद में आप भूल जाएंगे। साकेत में कुल 12 सर्ग हैं, और डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा है। वहीं मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बाय द वे, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो अगर यहाँ पर नहीं बताया गया तो हो सकता है कि आपका गलत हो जाए। तो मैथिली शरण गुप्त जी को साकेत की मूल प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक लेख प्रकाशित हुआ था। उसी लेख से इनको प्रेरणा मिली थी। वो कौन सा लेख है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, मैं आपको बता दूं। उस लेख का नाम है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। आप लिख लें, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, जो कि 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ, और इसी लेख से मैथिली शरण गुप्त को साकेत की मूल प्रेरणा मिली। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह लेख लिखा, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, तो उन्होंने अपना नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं लिखा, महावीर प्रसाद द्विवेदी नाम से नहीं लिखा है, बल्कि उन्होंने अपने दूसरे नाम, छद्म नाम जिसे कह सकते हैं, भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख भुजंग भूषण भट्टाचार्य, आप लिख लें, भुजंग भूषण
भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया था। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त की और भी रचनाएं हैं जो अनुदित काव्य हैं। मैथिली शरण गुप्त की अगर लिखना चाहें तो आप लिख लें, जैसे प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार। तो ये अनुदित रचनाएं किसकी हैं? तो आप लिख लें, मैथिली शरण गुप्त की हैं। अब आइए आगे यहीं पर हम लोग बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के बारे में थोड़ा विस्तृत। विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है। यशोधरा में बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन है। साकेत के प्रेरणा स्रोत रविन्द्रनाथ टैगोर का काव्यतर उपेक्षिता लेख है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि साकेत का और कौन सा लेख है, साकेत की मूल प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मूल प्रेरणा के भी बारे में आपको बताया। और एक और प्रेरणा स्रोत है रविन्द्रनाथ टैगोर का लेख काव्यर उपेक्षिता। साकेत का प्रथम सर्ग सरस्वती वंदना से आरंभ होता है, तो वहीं 12 सर्गों की इस रचना में नवम सर्ग उर्मिला के विरह से मार्मिक हो जाता है। गुप्त के जय भारत को प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण है, ये भी कहा गया है। गुप्त की रचना अर्जन और विसर्जन में मुस्लिम संस्कृति की झांकी मिलती है। वहीं मेघनाथ वध अतुकांत रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी ने मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप नाम से किया है। आप देखते हैं टीजीटी पीजीटी जैसे छोटे एग्जामों में ये चीज़ जरूर पूछी जाती है। खैर यूजीसी नेट में तो नहीं पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप देख रहे हैं बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से जो फैक्ट वाले प्रश्न होते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो गुप्त जी ने मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद किस उपनाम से किया है? तो मधुप उपनाम से किया है। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हर गीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं यशोधरा की भूमिका में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि लोक कविता, लोकगीत, लोक नाटक और गद्य पद, तुकांत अतुकांत सभी कुछ, पर वास्तव में कुछ ही नहीं। अर्थात इसमें मिश्रित शैली का प्रयोग हुआ है। किसमें? तो यशोधरा में। यशोधरा में मिश्रित शैली का प्रयोग हुआ है और यशोधरा की भूमिका में मैथिली शरण गुप्त ने यह लिखा है। तो ये कथन भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कथन दे दिया जाए और पूछा जाए कि मैथिली शरण गुप्त की किस रचना की भूमिका का है, तो ध्यान रखना यशोधरा की भूमिका की ये कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि यशोधरा की रचना नाटकीय ढंग से है। उसमें भगवान बुद्ध के चरित्र से संबंध रखने वाले पात्रों के उच्च और सुंदर भावों की व्यंजना और कथोपकथन है, जिसमें कहीं कहीं गद्य भी है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने इसे चंपू शैली की रचना माना है। किसे? तो यशोधरा को। जो मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा है उसे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने चंपू शैली की रचना माना है। वहीं रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार गुप्त जी को 18 करोड़ हिंदी जनता का सबसे बड़ा प्रतिनिधि कवि माना गया। ये कथन किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। गुप्त जी को द्विवेदी युग का प्रतिनिधि कवि और राष्ट्र कवि माना गया है। मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना की बात करें तो राम दुलारे वाजपेयी ने लिखा है कि तुलसी ने जैसे अपने युग के हिंदुत्व की हीन दशा देखकर क्रंदन किया था, मैथिली शरण गुप्त जी भारत भारती में पुकार पुकार कर क्रंदन करने लगे और उस क्रंदन को सुनकर देश की सोई हुई करुण आत्माएं जाग उठीं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन हो सकता है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत के माध्यम से मानव समाज का निष्काम कर्म, सात्विक जीवन, आत्मगौरव, निस्वार्थ सेवा, सामाजिक समानता, मानवता, समष्टि के लिए व्यष्टि, बलिदान, समन्वय की भावना आदि के उच्च संदेश दिए हैं। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रति श्रद्धा व्यक्त की और उन्होंने कहा कि आचार्य पूज्य द्विवेदी जी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना मानो उनकी कृपा का मूल्य निर्धारित करने की ढिठाई करना है। वे मुझे ना अपनाते तो मैं आज इस प्रकार आप लोगों के समक्ष खड़ा होने में भी समर्थ होता या नहीं।
कौन कह सकता है। तो यह भी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। मैथिली शरण गुप्त का जो यह कथन है वो किस रचना में है, तो साकेत में उन्होंने कहा है। साकेत में उन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रति श्रद्धा व्यक्त की और ये कथन उन्होंने कहा है। मैथिली शरण गुप्त की कुछ बहुत ही प्रमुख पंक्तियां हैं, क्योंकि पंक्तियां पूछी जाती हैं इसलिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। यह पंक्तियां स्वदेश संगीत कविता की हैं। यहाँ पर ये इसलिए महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए क्योंकि बाद में रत्नाकर लिखा हुआ है। तो जब पंक्तियां दे दी जाती हैं और विकल्प में रत्नाकर का नाम रहता है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का, तो ज़्यादातर लोग रत्नाकर लगा देते हैं अगर उन्हें नहीं पता होता है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, किसी शब्द को लेकर आप बिल्कुल भी ना चलें। एक शब्द को लेकर सारी चीज़ आपको विस्तृत में पढ़ना है। जब तक आप विस्तृत नहीं पढ़ेंगे तब तक आप प्रश्नों को सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। वहीं यशोधरा की ये पंक्तियां हैं कि प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, तुम्हें हृदय में रखकर मैंने अधर कपाट लगाए। वहीं और भी पंक्तियां आप देखें, जहां कुछ भी समाज का हित हो वहीं यह मेरा तन अर्पित है। आओ तुम जाकर अपनी अजान दो और गा बजाकर उतारें हम आरती। वहीं साकेत में ये पंक्तियां हैं कि यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। वहीं यशोधरा की पंक्तियां हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा पाते। तो इस तरीके से आपने देखा मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां। और भी ये पंक्तियां हैं, PDF आप लोगों को मिल जाएगा, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन पंक्तियों का। बाकी अब हम लोग बात करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ और उनका देहांत 1947 ईस्वी में हुआ। इन्हें कवि सम्राट कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कवि सम्राट भी कहा जाता है। वहीं गणपति चंद्र गुप्त ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। या ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। इनकी पहली रचना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पहली रचना है कृष्ण शतक, जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ और यह रचना ब्रजभाषा में है। इनकी दूसरी रचना है ब्रजभाषा में रस कलश, और जबकि इनकी प्रमुख रचना है प्रिय प्रवास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्रिय प्रवास का प्रकाशन कब हुआ, तो वर्ष 1914 में हुआ। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इसका पूर्व नाम ब्रजांगना विलाप था। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है प्रश्न, इसे भी आप लोग ध्यान में रखें। ये जो रचना है प्रिय प्रवास, यह संस्कृत के वर्ण वृंतों पर आधारित है। हरिऔध जी के और भी काव्य ग्रंथ हैं, वो इस प्रकार हैं, जैसे प्रिय प्रवास, जो कि 17 सर्गों में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा तक प्रस्थान तक इसमें कहा गया है। पद्य प्रसून, जिसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ। चुभते चौपदे, चोखे चौपदे 1932। बोलचाल, रसकलश, वैदेही वनवास आदि रचनाएं हैं। वैदेही वनवास का प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ, जबकि कुछ साहित्यकारों का मानना है 1941। वैदेही वनवास में कुल सर्गों की संख्या 18 है। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान रखें कि वैदेही वनवास में सर्गों की संख्या कितनी है, तो 18 है। रस कलश की अगर बात करें तो अभी मैंने आपको बताया रस कलश के बारे में। एक चीज़ और रस कलश के बारे में आप लिख सकते हैं कि रस कलश एक रीति ग्रंथ है। लिख लें, रस कलश एक रीति ग्रंथ है। वहीं परिजात की अगर बात करें तो जिसका प्रकाशन यानी परिजात का प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ। यह हरिऔध जी का आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों वाला ग्रंथ है, यानी इसमें आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों का वर्णन किया गया है। इस परिजात में कुल सर्गों की संख्या 15 है।
इनमें से ब्रज भाषा में रस कलश, तो खड़ी बोली में प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास है। प्रिय प्रवास पर हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। इसके अलावा और भी रचनाएं हैं, आप लिखना चाहें तो लिख लें। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की और भी रचनाएं आप लिख लें, जैसे कृष्ण शतक, मैंने पहले बताया कि पहली रचना है कृष्ण शतक। फिर रसिक रहस्य लिख लीजिए, रसिक रहस्य, फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, मर्म स्पर्श लिख लिया, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेमांबु वारिधि, प्रेमांबु प्रश्रवण। तो ये कुछ रचनाएं हरिऔध जी की थीं। अब गया प्रसाद शुक्ल सनेही की बात करें। गया प्रसाद शुक्ल सनेही की अगर यहाँ पर बात करें तो इनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ और इनका देहांत 1972 ईस्वी में हुआ। श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों पर सनेही उपनाम से लिखते थे। वहीं अगर राष्ट्रीय भावनाओं की कविता की बात करें तो इन्होंने त्रिशूल और तरंगी उपनाम से लिखा है। आप लिख लें, त्रिशूल और तरंगी उपनाम से लिखा है इन्होंने। यह सुकवि नामक पत्रिका के संपादक भी थे, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सुकवि नामक पत्रिका के संपादक भी थे। लहरपुरी नाम से हास्य रचनाएं भी इन्होंने लिखा है, इसे भी आप लिख लें। लहरपुरी नाम से हास्य रचनाएं भी लिखते थे। सनेही की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी आदि। सनेही की प्रथम ब्रजभाषा की रचना प्रेम पचीसी है। सनेही जी मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि हैं। उनके काव्य में सहज मानवीय करुण रस मिलता है। हास्य रस, व्यंग, वीर तथा शांत रस भी इनकी कविताओं में मिलता है। इनकी रचना प्रेम पचीसी की प्रमुख पंक्तियां इस प्रकार हैं। ये पंक्तियां आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि इन्हें आप देख सकें एक बार, और इनसे संबंधित पंक्तियों संबंधित अगर कभी प्रश्न आता है तो भी आप कर सकें। तो ये पंक्तियां आप देख रहे हैं। अब इसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर की अगर बात करें तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 ईस्वी में हुआ, देहांत 1932 ईस्वी में हुआ। इन्होंने उर्दू में जकी उपनाम से कविता लिखा है। जकी उपनाम से कविता लिखते थे। इनके गुरु कौन है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो नवनीत लाल चतुर्वेदी इनके गुरु हैं, यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर के। इनकी रचनाएं गंगावतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकासी, वीराष्टक आदि हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, लिख लीजिए, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया है। इसके अलावा और भी लेखक हैं, जैसे रामनरेश त्रिपाठी, रायदेवी प्रसाद पूर्ण, श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर। रायदेवी प्रसाद पूर्ण की अगर बात करें तो कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषाओं में धाराधर धामन शीर्षक से अनुवाद किया है। ध्यान रखना, इकाई 5 में यहाँ पर हम लोग बहुत ही शॉर्ट में चल रहे हैं कुछ कवियों को लेकर, क्योंकि इकाई 5 जो कविता है वहाँ पर हम लोगों को विस्तृत बात वहाँ भी करनी है। तो जैसे रामनरेश त्रिपाठी की बात है, श्रीधर पाठक की बात है, नाथूराम शर्मा शंकर की बात है या जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात है, इन लोगों की विस्तृत चर्चा हम लोग इकाई 5 में करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नाथूराम शर्मा शंकर की बात करें तो इन्हें समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता इनके लिए प्रमुख है, यानी इसके लिए ये प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। नाथूराम शर्मा शंकर समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1859 ईस्वी में हुआ, अलीगढ़ के हरदुआगंज में। 13 वर्ष की अल्पायु में
प्रताप नारायण मिश्र के संपर्क में आए तो इनकी कविताएं ब्राह्मण पत्रिका में छपने लगी। बाद में सरस्वती पत्रिका में भी कविताएं प्रकाशित होने लगी। इन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर की उपाधियां प्राप्त थीं। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं जैसे अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भभंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व आदि। श्रीधर पाठक की बात करें तो खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं, जिनका जन्म 1859 ईस्वी में आगरा के जुंदरी गांव में हुआ। इनकी रचनाएं हैं भारतोत्थान, भारत प्रशंसा, देशभक्तिपूर्ण, जार्ज वंदना जैसी कविताएं इन्होंने लिखा। साथ ही साथ बाल विधवा समाज के ऊपर भी इन्होंने कविताएं लिखी। ब्रज भाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा इन्होंने लिखा, जिसका प्रकाशन 1904 ईस्वी में हुआ। इन्होंने ग्रेकृत शेफर्ड एंड फिलॉसफर को श्रीधर पाठक ने गणेरीय और दार्शनिक नाम से लिखा। गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट को श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में एकांतवासी योगी नाम से लिखा, जो लावनी या ख्याल शैली में है। गोल्ड स्मिथ की रचना डेजर्टेड विलेज को श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में उजड़ ग्राम नाम से लिखा। गोल्ड स्मिथ की रचना ट्रैवलर को श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में श्रांत पथिक नाम से लिखा, जो कि रोला छंद में है। श्रीधर पाठक की ब्रज भाषा की रचनाएं इस प्रकार हैं जैसे कश्मीर सुषमा, मनोविनोद। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है। इसके अलावा रामचरित उपाध्याय की बात करें तो इनका जन्म 1872 में हुआ। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं रामचरित चिंतामणि, राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, देवी द्रौपदी, सूक्ति मुक्तावली। वहीं लोचन प्रसाद पांडे की अगर बात करें तो इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं जैसे प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्य पुष्पांजलि, मृगी दुखमोचन। वहीं लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त थी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर लिख लें। साहित्य वाचस्पति किसे कहा जाता है? यह साहित्य वाचस्पति की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो लोचन प्रसाद पांडे को प्राप्त थी। वहीं कामता प्रसाद गुरु को हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है। इनकी प्रसिद्धि का मूलाधार हिंदी व्याकरण है। कामता प्रसाद गुरु की और भी रचना है जैसे भवमासुर वध और विनय पचासा ब्रज भाषा में है। वहीं पद्य पुष्पावली खड़ी बोली में है। सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित करवाया। सत्यनारायण कविरत्न की दो रचनाएं बहुत प्रमुख हैं, एक तो उनका भ्रमर दूत है और दूसरा प्रेमकली है। इसके अलावा इस युग के और भी कुछ लेखक हैं और उनके महाकाव्य हैं। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे प्रताप नारायण पुरोहित का नल नरेश, प्रताप नारायण पुरोहित का नल नरेश, गुरु भक्त सिंह का है नूरजहां विक्रमादित्य, दो रचनाएं हैं। श्याम नारायण पांडे का है हल्दी घाटी और जौहर, दो रचनाएं हैं। वहीं बलदेव प्रसाद मिश्र का साकेत संत है, साकेत संत, जिसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ है। वहीं द्वारका प्रसाद मिश्र का महाकाव्य है कृष्णायन, द्वारका प्रसाद मिश्र का महाकाव्य कृष्णायन है। तो इस तरीके से आपने देखा द्विवेदी युग के साहित्यकारों के बारे में, द्विवेदी युग के साहित्य के बारे में और उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। तो ये सारी बात हम लोगों ने इस लेक्चर में की। अब लेक्चर 23 होगा जिसमें हम लोग छायावादी युग की बात करेंगे, छायावादी कविता की बात करेंगे, छायावादी लेखकों की बात करेंगे और लेक्चर 23 से लेकर लेक्चर 30 तक पब्लिक नहीं होगा। अब आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया तो एक वीडियो में आपने देखा द्विवेदी युग पूरा तैयार हो गया आपका। अगर द्विवेदी युग से प्रश्न आता है तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे अगर सीरियसली आपने वीडियो देखा है तो। बाकी टीजीटी पीजीटी का नया बैच आपका 20 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। यदि आपके संपर्क में और भी कोई विद्यार्थी हैं जो अभ्यर्थी हैं जो देना चाहते हैं तो वो हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, फीस की जानकारी ले सकते हैं। या यूजीसी नेट में अभी भी आपका जो 1 जुलाई से बैच चल रहा है उसमें भी आपने देखा कि भी बहुत ज़्यादा हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं।
तो बाकी आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए, जहाँ कोई समस्या हो ज़रूर बताएं।